लोगों का लेक्चर है, दैट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एपिडेमिक। आई थिंक ये फर्स्ट ईयर में भी कभी पहले, फर्स्ट ईयर तो नहीं, सेकेंड ईयर के आसपास इसका लेक्चर एक जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ होगा। बाय दिस टाइम यू ऑल मस्ट बी नोइंग व्हाट इज एन एपिडेमिक, पैंडेमिक एंड एंडेमिक। ठीक है, ये लास्ट वाली रो में लड़का बैठा है। व्हाट इज एन एपिडेमिक? यस, एपिडेमिक क्या होती है? बताओ, थोड़ा तेज बोलो, मैं माइक से ज्यादा दूर आ जा नहीं सकता। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास कैलकुलेट करने के लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रहता है। हर डिजीज के आपको पिछले साल के या रिसेंट स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल नहीं होगा ना, तो दैट इज मोर ऑफ अ थिंग विच इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस कि यहाँ मैं 3 साल से 4 साल से हूँ, कहीं किसी भी टाइम इतने केसेस नहीं आते जितने इस बार आए हैं। तो ठीक है, वो डेफिनेशन लिखने के लिए ठीक है, बट उसका जजमेंट जो होता है वो जो होता है वो अपना जो एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे आ जाता है कि हाँ इस बार केसेस जो है वो काफी ज्यादा है, क्लियरली इन एक्सेस है। ठीक है, बेटर। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एपिडेमिक, इससे पहले एक आपका 2 ऑब्जेक्टिव है आज। पहला कि जो लास्ट 5 इयर्स में इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ इवेंट्स हुए हैं के बारे में उनकी जस्ट एक समरी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन। तो लास्ट 5 ईयर के बजाय हम 6-7 इयर्स देख लेंगे। 2015 से स्टार्ट करते हैं। तो पब्लिक हेल्थ इवेंट से मतलब है कि कोई भी इवेंट जो इट्स नॉट जस्ट कि कोई पेंडेमिक आई हो या एपिडेमिक आई हो। वो क्वेश्चन देख के ऐसा लग सकता है आपको कि खाली सिर्फ हमको एपिडेमिक मेंशन करनी है, ऐसा नहीं है। पब्लिक हेल्थ को अफेक्ट करने वाले जो भी मेजर इवेंट्स हुए हैं उन सबको इंक्लूड करते हैं। 2015 में नीति आयोग जो है वो फॉर्म हुआ था। पहले प्लानिंग कमीशन होता था ना, उसकी जगह नीति आयोग फॉर्म हुआ था। और एसडीजीज स्टैंड फॉर, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पहले एमडीजी चलते थे, सितंबर 2015 से एसडीजी स्टार्ट हुए। टोटल इन नंबर कितने हैं? कितने हैं टोटल नंबर में? ये दैट इज 17। और जो डायरेक्टली हेल्थ से रिलेटेड गोल है दैट इज गोल नंबर 3, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। गोल नंबर 3 और भी हैं बट इनडायरेक्ट रिलेटेड है, जो सीधे सीधे हेल्थ को मेंशन करता है, दैट इज गोल नंबर 3 आउट ऑफ दीज 17। एक लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन आती है, वो रिवाइज हुई थी। 376 मेडिसिन इंक्लूडेड हैं एसेंशियल मेडिसिन में। और प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, जन औषधि केंद्र देखे ना यहाँ पे बने हुए हैं जहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन मिलती हैं। तो उसके बाद ये 2015 में ये स्टार्ट किया था। ये देखे ना आप लोगों ने, जन औषधि वाले मेडिकल स्टोर्स होते हैं, तो वहाँ पे जो है वो अफोर्डेबल प्राइसेस पे सारी मेडिसिन, ऑब्वियसली जो कॉमन मेडिसिन है वो अवेलेबल रहती हैं। उसके बाद 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत हुई। मातृत्व अभियान है तो ऑब्वियसली प्रेग्नेंट लेडीज को कवर करने के लिए होगा। इसके अलावा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन ये लॉन्च हुआ था, टू एलिमिनेट मलेरिया बाय 2030। बाकी भी जो एसडीजी में गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास, दैट इज ऑल्सो टू बी अचीव्ड बाय 2000 कब तक? 30 तक। तो एमडीजी चले थे 2000 से 2015 और नेक्स्ट 15 इयर्स 15 से 30 तक, दैट इज एसडीजी। इसके अलावा जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसके रूल्स जो है अमेंड हुए थे 2016 में। दिस इज क्वाइट कॉमन, बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 2016 करके क्वेश्चन आता है। उस समय क्या हुआ था कंट्री में ऑल ओवर द, ये एक हेल्थ इवेंट्स आया जो आपको खास तौर से याद रखना चाहिए कि इसमें डेंगू चिकनगुनिया के केसेस जो हैं वो काफी सारे फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ये रिपोर्ट हुए थे। 2016 की बात है।
इसके अलावा एक और माइलस्टोन रहा था कि रोटा वायरस वैक्सीन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंट्रोड्यूस की गई थी। फेज मैनर में चली थी, ऐसा नहीं है कि एक साथ सब जगह एक दी जाने लगी, फेज मैनर में इंट्रोड्यूस हुई थी। और फ्रैक्शनल आईपीवी, रोटा वायरस कैसे देते हैं? ओरल, 5 ड्रॉप्स ओरल देते हैं ना। फ्रैक्शनल आईपीवी की भी स्टार्ट हुआ था एंड देयर वाज अ ग्लोबल स्विच फ्रॉम ट्राइवेलेंट टू द बाइवेलेंट पोलियो वैक्सीन। पहले जो है ट्राइवेलेंट आती थी, उससे बाइवेलेंट पोलियो वैक्सीन पे ग्लोबल स्विच। These are the events that occurred in public health events that occurred in 2016. 17 की बात करें तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी एक 17 में 2002 में इससे पहले थी, 1983 में भी बनी थी। तो अभी रिसेंट जो इसका चेंज है वो 2017 का है। मेंटल हेल्थ एक्ट रिवाइज हुआ था। इसके में की फीचर्स थे कि किसी भी मेंटली इल पर्सन को आप जो है किसी तरीके से बांध के किसी चीज में नहीं रख सकते, और उसमें जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है उसके यूज के रिगार्डिंग भी गाइडलाइंस आई थी। तो देयर वर सम मेजर चेंजेस इन 2017 इन द मेंटल हेल्थ एक्ट। इसके अलावा जीका वायरस के केसेस भी रिपोर्ट हुए थे, और इतने लार्ज स्केल पे नहीं हुए थे जितने पे अभी कोविड हुआ है। ठीक है। 2018 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। नीपा वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए थे। सो टू रिमेंबर, आप 2016, 17, 18 कंसेक्यूटिवली याद रख सकते हैं। डेंगू चिकनगुनिया केस, देन जीका, देन नीपा वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए थे। नेशनल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, और मीजल्स की वैक्सीन एमआर वैक्सीन से रिप्लेस होनी स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा टीटी वैक्सीन जो है टिटनेस की, वो टिटनेस और डिप्थीरिया, प्रेगनेंसी में भी पहले टीटी वैक्सीन लगती थी, अब क्या देते हैं? दैट इज टीडी, 2 डोजेस। 2019 में एनएमसी एक्ट आया नेशनल मेडिकल कमीशन का कि एमसीआई को रिप्लेस किया जाएगा। फिट इंडिया मूवमेंट गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, दैट इज टू कॉम्बैट द लाइफस्टाइल डिजीजेस विच आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, CHOs कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी कुछ मेडिकल कॉलेजेस में। मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर के तौर पे उनका जो है ये प्रोग्राम शुरू किया था। अभी जो अभी संडे गया है इसमें CHO का एग्जाम भी हुआ था अभी हमारे स्टेट का। एंड वन मोर मेजर माइलस्टोन दैट वाज अचीव्ड इज was that India was declared open defecation free in 2019। और जो आशा को जो उसको पैसे मिलते हैं दैट वाज इंक्रीज्ड। ठीक है। ऑल्दो आशा को सिर्फ यही नहीं होता है तो फिक्स्ड वाला है, इसके अलावा भी जो डिफरेंट जैसे JSY का आपको मालूम है, तो और भी चीजों में उसको पैसे मिलते हैं, तो सिर्फ इतना ही नहीं है। 2020 nobody can forget the COVID-19 pandemic struck India। तो जो लॉकडाउन डिफरेंट फेजेस में रहा था, 25 मार्च से शुरू हुआ था, पूरा अप्रैल मई के मंथ तक लास्ट चला था। फिर 1 जून से व्हाट वी यूजुअली कॉल अनलॉक शुरू हुआ था, 2-2.5 महीने करीब कंप्लीटली लॉकडाउन रहा था। तो उसमें लॉकडाउन में कई सारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज भी होते थे, तो उसको टैकल करने के लिए मनोदर्पण प्रोग्राम भी एक जो है टू लुक आफ्टर मेंटल इश्यूज ड्यूरिंग दैट लॉकडाउन। इसके अलावा ड्रग कंट्रोलर DGCI ने जो है वो क्लियरेंस दी थी इंडिजिनसली प्रोड्यूस न्यूमोकोकल वैक्सीन के लिए। ठीक है। जो RNTCP बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे होंगे आप, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सुना होगा, दैट वाज रिप्लेस्ड विद NTP, दैट इज नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम। अर्लियर इट वाज रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। और कब तक TB का एलिमिनेशन अचीव करना है? दैट इज बाय
बस 3 साल में अगले 2025। तो इससे रिलेटेड एक चीज और अभी जस्ट उसका लेटर भी आया था। निक्षय मित्र करके गवर्नमेंट ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है। निक्षय मित्र में क्या है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, मेडिकल कॉलेजेस के लोग हो गए, वो क्या कर सकते हैं, किसी एक टीबी के पेशेंट का मित्र मतलब निक्षय मित्र बन सकते हैं। निक्षय मित्र बनने में आपको उसके पूरे ट्रीटमेंट और उस चीज का ध्यान रखना है, और उसको मंथली जो है वो राशन भी प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ से भी कई लोग उसमें जो हैं जुड़े हुए हैं डिपार्टमेंट से, कि सबने एक एक टीबी के पेशेंट के साथ एसोसिएशन उसका है, तो वो पोर्टल पे अपडेट भी हो जाता है उसके कि इस पेशेंट का निक्षय मित्र ये पर्सन है। मंथली उनको राशन देना, उनका ट्रीटमेंट सही चल रहा है नहीं, कंप्लीट हुआ है नहीं, ये सब मतलब एक तरीके से उसका फॉलो अप काइंड ऑफ थिंग। जैसे अलग अलग एमपीज ने वो विलेज को गोद लेने वाला प्रोग्राम नहीं चला था, आप उस विलेज का पूरा देखेंगे, उसको एक मॉडल विलेज की तरह डेवलप करेंगे, ऐसे ये निक्षय मित्र है। इसके अलावा एसडीजीज की रैंकिंग आई थी। रैंकिंग में इंडिया काफी पीछे था, 117th प्लेस पे। और एनएमसी एक्ट जो 2019 में आया था, एनएमसी बिकेम ऑपरेशनल इन 2020। कोविड वैक्सीनेशन अगले साल स्टार्ट हुआ 2021 में। इसके अलावा अप्रैल मई में जो है वो दोबारा से केसेस बढ़े थे। सबसे ज्यादा केसेस जो अप्रैल लास्ट में और मई स्टार्टिंग में 4-4 लाख केसेस आए थे, वो यही टाइम था। फेज 3 ऑफ मिशन इंद्रधनुष, कोविड-19 में पूरा फोकस जो है कोविड के वैक्सीनेशन पे था, लॉकडाउन लगे थे, तो इस पूरी उसमें जो वैक्सीनेशन से बच्चे रह गए थे, इसके लिए मिशन इंद्रधनुष 3.0। इसके अलावा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज एमटीपी एक्ट में भी अमेंडमेंट हुए थे। ठीक है, तो ये जो है कुछ हेल्थ इवेंट्स पिछले 5-6 साल के। इसके बाद आते हैं स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एपिडेमिक। कहीं पे कोई एपिडेमिक हुई तो आपको इन्वेस्टिगेट करना है उसको। देयर इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। एक चीज ध्यान रखने की है कि ना तो ये स्टेप्स का नंबर फिक्स है, कि कोई कहे 10 स्टेप होते हैं, 12 होते हैं, 15 होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ये एग्जैक्टली सेम ऑर्डर में होने जरूरी है। 5वां 6 पे हो गया, 6ठा 5वें पे हो गया, 4 5 6 एक साथ स्टार्ट हो गए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, जो पहला 15वें की जगह नहीं जाएगा, कि फाइनल सबमिशन ऑफ रिपोर्ट कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस से पहले नहीं आएगा। ठीक है, तो सेम सीक्वेंस में होना जरूरी नहीं है, सबका एक साथ होना जरूरी नहीं है। तो उसको जो है समझना ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको कि 1 पे ये था, 2 पे ये था, उसी सीक्वेंस में रट रहे हैं और वाइवा में जवाब देते में कि 6 पे ये नहीं ये था, ऐसा नहीं है। बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आना चाहिए, फर्स्ट वाला लास्ट में चलेगा ऐसा नहीं। बाकी साइमल्टेनियसली स्टेप्स जो है चलते रहते हैं। स्टेप्स में इसलिए मेंशन किया है ताकि वो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग की समझने में वो क्लियर रहे। ठीक है, इसलिए उसको स्टेप्स करके बोला गया है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस। जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिली है कि कहीं पे कोई एपिडेमिक हुआ है उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्यों? क्योंकि जो अर्लीस्ट रिपोर्ट आपके पास यूजुअली आती है दैट इज फ्रॉम अ नॉन मेडिकल पर्सन और पैरामेडिकल स्टाफ। और जो इनिशियल रिपोर्ट होती है वो एक सिंड्रोमिक फॉर्म में होती है। आपके पास एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस नहीं आती। आपके पास इंफॉर्मेशन आई कि किसी चीज के केसेस बढ़ रहे हैं तो उस समय डायग्नोसिस नहीं मालूम होती। तो इंफॉर्मेशन क्या आएगी कि सिम्टम्स के बेसिस पे, कि कहीं पे जो है लोगों को डायरिया के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, है ना, या कफ और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो इस तरह से सिंड्रोमिक कॉन्स्टलेशन में वो आते हैं जो इन्फॉर्मेशन आती है।
और ये पीछे लास्ट में लड़का बैठा है, तुम्हारा चश्मा यहाँ नहीं, धूप में काम करेगा। नहीं नहीं, लगाए रखो लेकिन बाहर धूप में जाओ, लगाए रखो उसको लेकिन धूप में जाओ, यहाँ तो छाया है, लगाओ उसको, लगाओ। हाँ, अब धूप में जाओ, धूप बाहर है, यहाँ नहीं है, जाओ गो। जिस चीज का जहां यूज है वहां यूज होगी ना, जाओ बाहर जाओ, नो नीड टू सिट हियर। सो इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू वेरीफाई द डायग्नोसिस। आपके पास सिम्टम्स आए एंड यू हैव टू वेरीफाई द डायग्नोसिस। भाई आई थिंक मैंने बहुत ही क्लियरली बोला है। लेट मी कंटिन्यू द लेक्चर। और बहुत बढ़िया यूज होगा। So it is necessary to verify the diagnosis. तो डायग्नोसिस वेरिफिकेशन में क्या आपको ऐसे करना है कि नहीं सबके सब का सैंपल लेना है? ऐसा जरूरी नहीं है। आपके पास 100 पेशेंट आए तो 100 के 100 पेशेंट्स का सैंपल लेना जरूरी नहीं है। 20 to 30% रैंडम सैंपल ले लिया, आपने डायग्नोसिस कंफर्म कर ली, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है। At this stage, it is also advisable to describe the frequency distribution. Frequency distribution means कि कितने जो नंबर ऑफ केसेस हैं, कितने डेली रिपोर्ट हो रहे हैं। जस्ट एक आपको इनिशियल इंफॉर्मेशन है, आगे लाइन लिस्टिंग होगी और भी चीजें आएंगी। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। फिर कंफर्मेशन ऑफ एपिडेमिक। आपको डायग्नोसिस कंफर्म हो गई कि हाँ जो भी सिम्टम आ रहे हैं ये वही डायग्नोसिस है जो मैंने सोची है, जो मुझे लग रहा है। उसके बाद कि क्या ये सही में एपिडेमिक है। हर साल केसेस आते हैं, पिछले साल भी आए थे, तो इस साल नई क्या बात है। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जो इंसिडेंस रेट है उसको कंपेयर करेंगे उसी एरिया में जो पिछले 2-3 साल में केसेस आपको मिले हैं। पिछले साल तक 10-10, 20-20 केसेस आ रहे थे, अब 50 आ गए अचानक से उसी ड्यूरेशन में, उसी पॉपुलेशन में। सेम पॉपुलेशन से कंपेयर करना है, दूसरी पॉपुलेशन से कंपेयर नहीं करना है। उसके बाद जो अभी की रेट है वो क्लियरली इन एक्सेस है। इसी की मैं बात कर रहा था, जो जवाब भी दिया था उसने कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है होता है वो उससे ज्यादा है तो। बट स्टैंडर्ड डेविएशन आपका हर डिजीज का ऐसा कोई डेटा तो अवेलेबल रहता नहीं ना, आप रख के बैठते हो। सो दिस इज इन्फॉर्म्ड, दिस इज डिसाइडेड बाय द इन्फॉर्म्ड एंड द एक्सपीरियंस जजमेंट। मेरा जजमेंट है कि हाँ ये केसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि केसेस जब बहुत ज्यादा नंबर में होंगे तभी ये सब इन्वेस्टिगेट करना है। कुछ डिजीज ऐसी हैं, प्लेग है, कॉलरा है, पोलियो आ जाता है कहीं पे, सस्पेक्टेड केस भी आता है, कंफर्मेशन की तो बात ही छोड़ो। तो इवन अ सिंगल केस कॉल्स फॉर द इन्वेस्टिगेशन। तो जिसका केस हो ही नहीं रहा है, उसका एक भी केस आया तो यही इन्वेस्टिगेशन होगी। जिसके 10-20 हो रहे हैं उसके बढ़ने पे इन्वेस्टिगेशन होगी सारी। ठीक है। इसके बाद आता है लाइन लिस्टिंग ऑफ केसेस। लाइन लिस्टिंग जो है, इससे क्या होता है कि इट इज क्वाइट हेल्पफुल इन इनिशियल डेफिनेशन ऑफ द डिजीज, delineating the population at risk and the preliminary definition of the transmission dynamics. आपको इनिशियल डेफिनेशन ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है उसका एक आइडिया मिल जाता है। तो इसमें एक क्रोनोलॉजिकल लिस्टिंग होती है केसेस की। जो केस पहले मिला उसको पहले लिखना है, क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, उसका नेम, एज, सेक्स, रेजिडेंशियल एड्रेस, वर्क प्लेस का एड्रेस, कि कोई वर्क प्लेस के एक्सपोजर से तो नहीं हो रहा है। मतलब एक टेबल बनाएंगे, उसकी हेडिंग्स हैं। डेट एंड टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, कब से स्टार्ट हुए, उसको मेन साइन एंड सिम्टम्स क्या आ रहे हैं,
मेडिकल फैसिलिटी का नाम, पता, जहां उसने सबसे पहले रिपोर्ट किया या एडमिटेड है, तो ये इंफॉर्मेशन उसकी चाहिए होगी हमको, ठीक है। अब इससे जो है वो सपोज किसी एक स्पेसिफिक एरिया में ज्यादा केसेस आ रहे हैं आपके पास, किसी एक हाउसिंग सोसाइटी है वहां पे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, रेजिडेंशियल एड्रेस से यही पता चलेगा ना किस जगह पे कंसंट्रेटेड है, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि हाँ इस जगह के लोग जो हैं वो ज्यादा रिस्क पे हैं। तो सारा ध्यान हमें कहाँ पे देना है, सारा नहीं मतलब मैक्सिमम, और जगह को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, तो मेन फोकस जो है वो उस जगह पे दिया जाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफाइनिंग पॉपुलेशन एट रिस्क। तो इनिशियल अभी हमने लाइन लिस्टिंग जो की उससे पता चल ही जाएगा। तो हाउ डू यू डिफाइन पॉपुलेशन एट रिस्क, एक तो लाइन लिस्टिंग से, और एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट जो अभी आगे हम जिसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल द पॉपुलेशन में बी डिफाइंड है सम हाउसिंग सोसाइटी, जिसकी हम बात कर रहे थे कि इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में ज्यादा केसेस हैं, और पीपल इन लिविंग इन सम स्पेसिफिक एरिया के, इस विलेज के रहने वाले लोग, इस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, तो इस तरह से हम उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं कि केसेस कहां से ज्यादा आ रहे हैं। The more clearly such source population is defined, better would be the results of investigation. तो ये इंफॉर्मेशन कहां से आएगी, लाइन लिस्टिंग से। डेवलपिंग वैलिड केस डेफिनेशन, इसमें कुछ केसेस तो आपको रिपोर्ट करेंगे। सपोज कहीं पे एक डायरिया के केसेस आ रहे हैं ज्यादा, आसपास कोई वाटर सोर्स है, एंड यू सस्पेक्ट कि इस वाटर सोर्स की वजह से ही हुआ हो सकता है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू कि वहां से और जो लोग उस पानी को यूज करते हैं उनको भी जाके सर्च करना है कि वहां तो साइन सिम्टम नहीं आ रहे। तो अकेले तो करेंगे नहीं, नंबर ऑफ एमओज, एमओज लिखा है वो, दैट इज मेडिकल ऑफिसर्स एंड पैरामेडिकल पर्सनल चाहिए होंगे। अब जब किसी चीज की डेफिनेशन ही फिक्स नहीं होगी कि हम किसको इस डिजीज का केस मानेंगे, तो उससे क्या होता है कि अलग अलग लोगों के सर्च करने में सब्जेक्टिविटी आ जाती है। आपने कुछ माना, दूसरे ने कुछ माना, तो नंबर ऑफ केसेस जो है वो डिफर करेंगे। तो एक वैलिड केस डेफिनेशन की जो ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगा उसको हम इस डिजीज का केस मानेंगे। ये सबने आपस में शेयर कर लिया और चले गए बाकी के केसेस ढूंढने के लिए, ठीक है। इसीलिए एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज केस डेफिनेशन टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी। फर्स्ट ईयर में आपको ब्लड प्रेशर लेने की मेथड बताई गई होगी ना, तो उसका भी स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होता है ना। पेशेंट आएगा, उसको बिठाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करके उसके बाद चेस्ट के लेवल पे बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, कहाँ पे कफ बांधना है, टाइट नहीं होना चाहिए। ये क्यों बताते हैं, क्योंकि सब लोग अलग अलग करेंगे तो रीडिंग में डिफरेंस आ जाएगा। इसके बाद डेवलपिंग क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट। तो एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट क्या होती है, क्लिनिकल केस शीट तो सभी ने देखी है, हॉस्पिटल में बनती है। क्या क्या होता है उसमें, पेशेंट की केस शीट में क्या क्या लिखा होता है? सिंपल है। तो कई कितने लोगों की केस शीट देखते हो ना तुम लोग जाके, वो जब हिस्ट्री लेते हो, एग्जामिन करते हो, तो बताओ सबसे आगे वाली रो में। तो उसी जो क्लिनिकल केस शीट है उसपे आपको एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स और जोड़ देने हैं, तो वो बन गई एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट। तो एक्सटेंशन ऑफ दैट क्लिनिकल केस शीट कि उसके फीचर्स और
साइन सिम्टम्स की हिस्ट्री, प्रेजेंट, पास्ट, पर्सनल के पर्टिकुलर्स सबसे पहले। तो ऑल द फैक्टर्स दैट कैन बी रिलेटेड टू द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कहीं पे आप जीआईटी रूट सस्पेक्ट कर रहे हो तो सबसे कि कहाँ खाना खाया था, कितने दिन पहले तक वहां पे आप गए थे, तो कब तक ये द रिकॉर्डिंग इज टू बी डन फॉर अ पीरियड इक्वल टू द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज गोइंग बैक फ्रॉम द डेट एंड टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। मतलब किसी को जब सिम्टम आना शुरू हुए तो जो डिजीज आप सस्पेक्ट कर रहे हो उतने दिन पीछे तक। किसी को आज सपोज 23 तारीख है, 20 तारीख को किसी को सिम्टम आए, आपने कोई डिजीज सस्पेक्ट की जीआई रूट से होने वाली जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 दिन का है, 20 को उसको सिम्टम आए, तो 15 नवंबर से 20 तक उसने कहां पे क्या फूड कंज्यूम किया, ठीक है, और साथ में कौन लोग थे, मतलब उसके जीआई रूट से रिलेटेड। कहां से आ रहे हैं आप लोग? पीडिया में पोस्टिंग थी, पीडिया में पोस्टिंग थी, इतना लेट क्यों छोड़ा उन्होंने? बैठो। दो ही लोग पोस्टेड थे। ठीक है, तो 15 नवंबर से आप उसका पूरा ये एक्सपोजर वाली डिटेल्स नोट करना शुरू करेंगे। तो ये आपकी बन गई हर एक पेशेंट के बारे में, उसकी क्लिनिकल केस शीट तो बनी होगी ना, जो भी पेशेंट है, तो उसी में ये एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स भी जोड़ देने, तो क्लिनिको एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट हो गई फिर वो। ऑर्गेनाइजिंग द लैब वर्क। कहीं भी आपको बहुत सारे नंबर ऑफ केसेस मिलते हैं, सैंपल लेके भेजेंगे, सैंपल पेशेंट से ले सकते हैं, फूड पॉइजनिंग सस्पेक्टेड है तो फूड का सैंपल ले सकते हैं, ठीक है, वाटर बॉडीज से हो रहा है तो किसी वेल से वाटर का सैंपल ले सकते हैं, वेक्टर बॉर्न सस्पेक्टेड है तो वेक्टर का, जो भी मॉस्किटो वगैरह का लेके भेजना है, ठीक, कोई जूनोटिक डिजीज है तो एनिमल का सैंपल। तो डिफरेंट काइंड ऑफ सैंपल, सैंपल आपको सिर्फ लेने नहीं है, उसको कलेक्शन के बाद उसको स्टोर और ट्रांसपोर्ट भी करना है। तो इसको ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सडनली आपके पास बहुत सारे सैंपल्स आने लगते हैं और आपके पास इतनी फैसिलिटी है नहीं। तो क्या करना है, देयर हैज टू बी क्लोज इंटीग्रेशन विद द लोकल हॉस्पिटल, जो भी आपका पास में हॉस्पिटल जिसके पास ये फैसिलिटी हो, उससे इंटीग्रेशन में, वहां के पैथोलॉजिस्ट से, माइक्रोबायोलॉजिस्ट से, कि किस चीज के सैंपल जा रहे हैं, क्या रिपोर्ट आ रही है, ये जो पूरा वर्क है एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में होना जरूरी होता है। पता लगा सैंपल लिया, उसकी स्टोरेज ही ढंग से नहीं करी, जहां तक वो जब तक टेस्ट होने के लिए गया तब तक वो बेकार हो गया था, स्टोरेज भी ढंग से करी, टाइमली भेजा नहीं, भेज भी दिया, वहां से रिपोर्ट ही पता नहीं करी। मतलब ये जो है एक इंटीग्रेटेड काम है कि उनके साथ मिल के काम करना है। एस्टेब्लिशिंग रेपो विद अथॉरिटीज, जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां के कुछ लोकल लीडर्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन होगा सिटी का, डिस्ट्रिक्ट का, तो उनको क्लियरली ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन करने हैं कि मैं क्या चीज करना चाह रहा हूं, कि ये मैं सस्पेक्ट कर रहा हूं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए मुझे इन रिसोर्सेज की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली रिसोर्सेज तो वही देंगे, ठीक है, मैन पावर चाहिए आपको, कुछ मटेरियल चाहिए, कोई भी चीज की जरूरत है, वहां पे मैनेज नहीं हो पा रहा, दूसरी जगह से आपको
और मेडिकल ऑफिसर्स बुलाने हैं, तो आप तो नहीं किसी को ऑर्डर कर सकते कि तुम यहाँ पे आओ, सीएमओ से बात करनी होगी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कोलैबोरेट करना है तो डीएम लेवल पे बात करनी होगी। वो सब चीजें जो है, जितना क्लियरली आप ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करेंगे, अपनी नीड बता पाएंगे अथॉरिटीज को, उतना बेटर है। ठीक है। इसके अलावा और आप अथॉरिटी से क्या मदद ले सकते हैं, जो भी नगर निगम वगैरह है या नगर पंचायत, वो पंचायत है, ग्राम पंचायत है, जो भी वहाँ का एरिया है, वहाँ से एक वाटर सप्लाई का मैप ले सकते हैं। वहाँ का जो सीवरेज सिस्टम है वो कहाँ कहाँ से कैसे कनेक्ट होता है, इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से जरूरत पड़ेगी ना। ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर ये जो है आपकी डायग्नोसिस में या जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है ना, उसको लोकेट करने में हेल्प करेगा। Collection of information. Information is collected in respect of all the possible relevant modes of transmission. जो भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन थ्रू जीआई रूट कर रहे हैं, तो उसमें जो भी फूड में वाटर का कंजम्पशन है, वाटर की सप्लाई कहाँ से होती है, सीवरेज सिस्टम की बात जो भी हम कर रहे थे, इससे रिलेटेड अभी इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिलेगी। रिपोर्टेड केसेस, जो केसेस आपके पास साइन सिम्टम लेके खुद आए हॉस्पिटल में, ठीक है, वो रिपोर्टेड केसेस हो गए। इसके अलावा एडिशनल हिडन केसेस, इसके अलावा बहुत से केस ऐसे हो सकते हैं जिनको साइन सिम्टम्स या तो बहुत माइल्ड है या नहीं है, वो तो नहीं आएगा कम्युनिटी में, मतलब हॉस्पिटल तो नहीं आएगा वो। तो आपको क्या करना है, टीम्स फॉर्म करके कम्युनिटी में उनकी सर्च के लिए भेजना है। तो इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, एक्टिव सर्च जो है ये हिडन केसेस की, कई बार आ चुका है वो, इट इज, क्या टर्म है उसके लिए, स्क्रीनिंग ना। इसके अलावा आपको एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन लेनी है, कहाँ पे हमारा जो है वेक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन का कॉज कर सकते हैं, सारी इन्वायरमेंटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन से रिलेटेड हो सकती है। इसके अलावा हेल्दी लोगों से भी इंफॉर्मेशन लेनी है कि उनका एक्सपोजर था कि नहीं था। ये हेल्दी लोग क्या है, बाद में कंट्रोल की तरह हेल्प करेंगे। केसेस को कंपेयर करना पड़ता है ना किसी से, कंट्रोल से, तो वो कंट्रोल कौन होंगे, यही होंगे। तो ऑफन क्या होता है कि जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो हेल्दी लोगों को छोड़ देते हो, जिससे क्या होता है कि बाद में कंपैरिजन नहीं हो पाता है। तो हेल्दी लोगों से भी इंफॉर्मेशन लेनी है। इसके बाद डिस्क्राइब द एपिडेमिक इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल अटैक रेट्स। काफी इंफॉर्मेशन आपने जुटा ली है पिछले कई सारे स्टेप्स में। ओवरऑल अटैक रेट क्या है, इसका क्लिनिको एपिडेमियोलॉजिकल प्रोफाइल पूरा हर एक पेशेंट का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द केसेस अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, किसी स्पेसिफिक टाइम पे ज्यादा हो रहे हैं, प्लेस पे, या किसी पर्सन में, मेल्स में ज्यादा हो रहे हैं, फीमेल्स में, किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप में। और एनवायरमेंटल कंडीशन कुछ ऐसी हैं क्या रिस्पॉन्सिबल, जो आउटब्रेक से पहले एनवायरमेंटल कंडीशन क्या थी और ड्यूरिंग आउटब्रेक क्या है, और उनका कोई रोल इसके स्प्रेड में हो सकता है कि नहीं। मतलब ये आपने एपिडेमिक का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, पॉसिबल उसका जो है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, पॉसिबल मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है। अब इतनी इंफॉर्मेशन के बाद what you do is you develop some hypothesis कि हाँ ये इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है या मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये हो सकता है। जब आप सारी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं तो देयर कैन बी मोर देन वन हाइपोथेसिस आल्सो।
जो थोड़ी आप किसी एक पॉइंट पे पहुंच ही जाओ, दो तीन आपके दिमाग में चीजें आ सकती हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, भी हो सकता है. सो यू डेवलप दिस हाइपोथेसिस कि पॉसिबल कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं. तो उससे पहले क्या इंफॉर्मेशन चाहिए जो अभी हमने बात की थी कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन. इस सारी इंफॉर्मेशन से आपको क्या पता चलता है कि एक्सपोजर्स दैट आर वेरी कॉमन अमंग केसेस, कि कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है कि हाँ ये केसेस में ये चीज का एक्सपोजर ज्यादा कॉमन है जो कि कंट्रोल में नहीं है. उसके बाद इट कैन लीड टू सेपरेट हाइपोथेसिस, मोर देन वन हाइपोथेसिस भी आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही बने. उसको टेस्ट किया जाएगा. फिर टेस्ट के लिए आप केसेस और कंट्रोल्स में कंपैरिजन करेंगे. ऑड्स रेशियो कैलकुलेट करते थे ना केस कंट्रोल स्टडी में, ऑड्स रेशियो अलग अलग के लिए कैलकुलेट करेंगे, किसी के लिए कुछ आएगा, किसी के लिए कुछ. उसके बाद उनकी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस चेक करेंगे. का इस पर टेस्ट लगाते हैं, सिग्निफिकेंस चेक करते हैं कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं. ठीक है, तो जो नहीं आ रहे वो एक्सक्लूड हो गए. इस पर क्वेश्चन भी आता है ना स्टैट्स के एक्सरसाइज में, का स्क्वायर टेस्ट वगैरह देते हैं ना लगाने को. Then there is further search for possible causes. अब हमारे पास हाइपोथेसिस हैं कई सारी की पॉसिबल कॉजेज ये हो सकते हैं. उन हाइपोथेसिस के अलावा भी फिर आपने डिटेल में और उसका एपिडेमियोलॉजी देखी कि कुछ और कॉजेज भी हो सकते हैं जो हमें हाइपोथेसिस में नहीं मिले हैं, तो उनके लिए भी सर्च करना है. फर्दर सर्च फॉर ऑल द पॉसिबल कॉजेज, जो भी पॉसिबल कॉज उसके हो सकते हैं. ये एक ऐसा स्टेप है लैब प्रूफ, जो हो जाए तो अच्छा, नहीं हो तो उसके पीछे नहीं भागना है. ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस स्टेप मस्ट ऑलवेज बी कंप्लीटेड, ऑल्दो बेस्ट एफर्ट शुड बी मेड. कैसे? कि जो भी आपने हाइपोथेसिस बनाई थी, आपने स्टैटिस्टिक्स लगा ली, बट लैब डायग्नोसिस से अच्छा क्या हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई फूड हैंडलर को सस्पेक्ट कर रहे थे कि इससे लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है. आपने फूड हैंडलर का सैंपल लिया, वही ऑर्गेनिज्म उसमें मिला जो बाकी के फूड पॉइजनिंग के केसेस में भी मिला. ठीक है, हाइपोथेसिस से, उसकी टेस्टिंग से आपको सब कुछ लग रहा था, सारे डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करके, बट लैब डायग्नोसिस से उसका एकदम कंफर्म हो गया. ऑल्दो दिस इज नॉट नेसेसरी. एफर्ट करो, हो जाए तो अच्छा, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं. अच्छा, मेजर्स ऑफ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन से पहले क्या करते हैं ना, जितने भी हमने अभी तक स्टेप किए उससे हमको क्या इंफॉर्मेशन मिली. अभी तक जो भी हमने देखा, दो तीन पॉइंट कुछ ऐसे बताओ कि हमारे पास अभी तक ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. नंबर 60 एब्सेंट है. हाँ, इतने पूरी अभी तक के स्टेप्स में, हाँ, मेरे पास डायग्नोसिस वेरीफाई हो गई कि हाँ यही डिजीज है. और सारे स्टेप्स में ऐसे सीक्वेंस वाइज नहीं पूछ रहा हूँ, जस्ट डायग्नोसिस वेरीफाई हो गई है, हमने कंफर्म कर लिया कि हाँ सही में एपिडेमिक हुई है. ठीक है, और थोड़ा सा तेज, हाँ, इन्वेस्टिगेशन मतलब उनकी पूरी जो क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट्स हैं हर पेशेंट की, वो तैयार है हमारे पास. लाइन लिस्ट, सारे सबकी लाइन लिस्ट मौजूद है. एक पॉसिबल हमारे पास कॉजेज हैं, है ना. वी नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज की किस टाइम, प्लेस, पर्सन के हिसाब से होती है. हमारे पास कुछ हाइपोथेसिस मौजूद हैं जो हम टेस्ट कर चुके हैं. ठीक है, कुछ सिग्निफिकेंट मिली हैं, कुछ नहीं मिली हैं. ठीक है, तो इस पूरे को जब हम कंपाइल करते हैं तो उसकी एक डिटेल रिपोर्ट बनती है
जो भी आपको अभी तक मिला उसकी पूरी एक डिटेल रिपोर्ट बनेगी और सबमिट होगी कंसर्न अथॉरिटी को। ठीक है, रिपोर्ट सबमिट करना कभी भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब एट द कॉस्ट ऑफ मेजर्स फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल नहीं। ये अपनी जगह चलेंगे, रिपोर्ट प्रिपेयर होके भेज देंगे, टाइमली भेजना ऑफ कोर्स जरूरी होता है, बट इफ यू हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज और आपके पास चॉइस ही नहीं है कि या तो मैं कंट्रोल कर लूं डिजीज को या रिपोर्ट भेज लूं, तो कंट्रोल पहले। ठीक है, तो उसमें फाइनल स्टेप में सबमिशन ऑफ डिटेल रिपोर्ट और द मेजर्स टू टेक फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ठीक है, बट क्या क्या मेजर्स लेने हैं? मेजर्स विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कोई पर्सन भी हो सकता है, किसी एक पर्सन से स्प्रेड हो रहा है ठीक है, तो उसको आइसोलेट करना पड़े, जैसा भी हो। किसी एक, जैसे हम कई बार बात कर चुके हैं, कहीं से फूड सोर्स है, वाटर सोर्स है, वेल से हो रहा है, तो उसको डिसइंफेक्ट किया, क्लोरिनेशन वगैरह उसका। ठीक है, जहां केसेस आ रहे हैं उसको सबसे पहले रोकेंगे ना, तभी आने कम होंगे आगे को। उसके बाद टुवर्ड्स चैनल्स ऑफ ट्रांसमिशन की कैसे स्प्रेड हो रहा है। कोविड के केस में हमने देखा, हमें पता चला कि रेस्पिरेटरी रूट से, तो टुवर्ड्स चैनल ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या स्टेप्स लिए गए? मास्क लगाना, दूरी बनाना। टुवर्ड्स सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कि उनका आइसोलेशन किया गया, क्वारंटीन में रखा गया। प्रोटेक्शन ऑफ द ससेप्टेबल पॉपुलेशन, जो भी ससेप्टेबल पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, ताकि नंबर ऑफ केसेस जो है वो डिक्रीज हो, मतलब कंट्रोल में आए वो। और उसके अलावा फाइनली यू हैव टू डेवलप अ लॉन्ग टर्म अर्ली वार्निंग सिस्टम की। इस पूरे सिनेरियो में हमने क्या सीखा कि आर देयर सम साइंस एंड सिम्टम्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें एक इम्पेंडिंग आउटब्रेक की तरफ इशारा करती हैं। डिफरेंट स्टडीज की आपने अपना एक्सपीरियंस देखा कि क्या कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो एक इम्पेंडिंग आउटब्रेक की तरफ इशारा करती हैं, तो विच मीन्स कि नेक्स्ट टाइम जब ऐसी सिचुएशन आने लगेगी तो हम पहले से ही तैयार हो जाएंगे। दैट इज अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, तो ये 15 स्टेप्स में हमने बात की। पार्ट में आपके 10 स्टेप में उसको मेंशन किया हुआ है, एज आई सेड अर्लियर, कि नंबर ऑफ स्टेप्स और एग्जैक्ट सीक्वेंस उतना मैटर नहीं करता जितना सबके सब जो है मेंशन करना है, एनुमरेट करना मैटर करता है। सो व्हाट वी स्टडीड टुडे, कि पिछले 5 साल में इंपॉर्टेंट हेल्थ इवेंट्स क्या क्या हुए, और अगर कोई एपिडेमिक कहीं पे होती है तो उसके इन्वेस्टिगेशन में कैसे हमको प्रोसीड करना है। ठीक है, 2015 में क्या क्या हुआ,